गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स में नेक्स्ट लेसन 2 के बारे में। लेसन 2 का हेडिंग है संघवाद। आइए जानते हैं कि संघवाद होता क्या है। पहला टॉपिक है हम लोग का संघवाद क्या है। ठीक है, आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। ठीक है, आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्र सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था। पहला हम लोग का बेल्जियम में जो प्रमुख बदलाव किए गए थे उनमें से केंद्र सरकार की सत्ता में बदलाव मतलब उनमें कमी करना भी उसमें से एक था। और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। और ये अधिकार किनको दिए गए? प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी। बोला जा रहा है कि बेल्जियम में पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी। वहां पे पहले से भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे। और ये अधिकार उनको कौन दिया था? केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था। और इन्हें केंद्र सरकार वापस भी ले सकती है। वो बोल रहा है कि केंद्र सरकार को बेल्जियम में केंद्र सरकार उनको शक्ति दी थी और वो वापस भी ले सकती है। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। किनको? प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं है। इन अधिकार पाकर वो प्रांतीय सरकारें अब केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहती है। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। इस प्रकार क्या बोल रहा है कि बेल्जियम में एकात्मक शासन पहले था, अब वो एक संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्थित है। श्रीलंका में अभी तक क्या है? एकात्मक शासन ही व्यवस्थित है, जिसमें केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार है। जिसमें केंद्र सरकार केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार है। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम रहे। श्रीलंका में तमिल नेता क्या चाहते थे कि वो भी वही चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय व्यवस्था वो कायम रहे। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र, प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। ठीक है, बट जाती है। क्या बोला है कि यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र, प्राधिकार मतलब आदेश देने का अधिकार, केंद्र को आदेश देने का अधिकार, प्राधिकार मतलब यहाँ पे आदेश देने का अधिकार है। और उनकी विभिन्न अनुषंगिक मतलब संबंधित, उनसे संबंधित जो भी इकाइयां हैं उनके बीच बट जाती है। ठीक है, आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में कितने सरकारें होती है? 2 सरकारें होती है। ठीक है, इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होता है। इसमें पहला एक क्या होता है? जो पूरे देश के लिए होता है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय में होते हैं। फिर राज्य या प्रांत के स्तर की सरकारें होती हैं। देश के लिए एक पूरा सरकार होता है, फिर राज्य और प्रांत में हम लोग आते हैं जो शासन के दिन कामकाज को देखते हैं, जो शासन के दिनचर्या डेली का वो कामकाज देखते हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। सत्ता के इनसे बंटवारे से कारण दोनों अपने अपने जगह पर वो अपना खुद स्वयं काम करती है। ठीक है, इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है। इस अर्थ में हम देख सकते हैं कि एकात्मक शासन में क्या था कि कोई एक जन सत्ता को संभालता था, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में क्या था कि वो अलग अलग जगहों पे वो बट गया, अलग अलग वो अपने स्वतंत्र रूप से कायम शासन कर सकते हैं। यहाँ पे भी बोल दिया कि इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। जैसे कि मैंने कहा, एकात्मक शासन में एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन काम करती है, बाकी इकाइयां उनके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्र सरकार, प्रांतीय या स्थानीय सरकारें इसमें केंद्र सरकार प्रांत या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। इसमें क्या केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है। पर संघीय व्यवस्था में क्या क्या होता है देखते हैं
केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कुछ खास करने के आदेश नहीं दे सकते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कुछ करने का आदेश वो नहीं देती है। राज्य सरकार के पास उनका वो स्वतंत्र शासन करने का अधिकार होता है। राज्य सरकारें के पास अपनी शक्तियां होती है, ठीक है, राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती है और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। वो केंद्र सरकार को वो अपना जवाबदेह नहीं होती है। जवाबदेह मतलब यहाँ पे क्या होता है, उसको बताना उसको कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है। ये दोनों अपने अपने जगह पर वो अपना जवाबदेह होते हैं, ठीक है। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। पहला विशेषता क्या है, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है संघीय व्यवस्था में, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, मतलब हम लोग के ऊपर। पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। कानून बनाने, जैसा कि कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन का उनका अलग अलग अपना अपना क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारें के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। विभिन्न स्तरों के अधिकार सरकार को, उनके अधिकार जो है वो संविधान में वर्णित किए गए हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी पर सुरक्षा देता है। यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी गारंटी और सुरक्षा देता है अस्तित्व और प्राधिकार। अस्तित्व मतलब यहाँ पे बोला जा सकता है, अस्तित्व मतलब मौजूदगी भी होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब होगा सत्ता, ठीक है। और प्राधिकार बोला है आदेश देने का अधिकार की गारंटी लेता है और सुरक्षा भी लेता है वो, ठीक है। चौथा विशेषता क्या बोला है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। उनमें बदलाव कोई एक सरकार नहीं कर सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है। दोनों स्तर की सहमति होगा तभी उसमें बदलाव हो पाएगा, ठीक है। पांचवा बोला है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। क्या बोला है, अदालतों को और संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों को, अदालतों को और विभिन्न स्तर की सरकारों को संविधान का व्याख्या करने का मतलब उनको अधिकार दिया जाता है, बाकी और किसी को अधिकार नहीं दिया जाता, ठीक है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद के स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। मतलब बोला जा रहा है कि विभिन्न स्तर की सरकारें, उन दोनों सरकारों के बीच जब विवाद हो जाता है तो वो कौन भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका सर्वोच्च न्यायालय भूमिका निभाता है। निर्णायक की भूमिका मतलब कि वो बीच में वो निर्णय करता है जब दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। छठा यहाँ पे बोल रहा है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। वित्तीय स्वायत्तता मतलब स्थानीय स्वरूप शासन का अधिकार। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए मतलब वो शासन निश्चित करने के लिए अलग अलग स्रोत में वो निर्धारित होते हैं, वही बोला जा रहा है। सतमा में बोला गया है इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। संघीय शासन व्यवस्था के क्या दोहरे उद्देश्य, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसमें बढ़ावा देना तथा उसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करता है, पूरा सामना करता है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि देश की एकता और विविधताओं को पूरा सम्मान करता है। पूरा सम्मान करना, हम लोग को बोला जा रहा है कि उनका सम्मान करना चाहिए। विविधताओं मतलब क्या होता है, हमारे देश में बहुत सारे भाषाएं, बहुत सारे क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उसी को विविधता बोला जाता है। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनके गठन और कामकाज के लिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। विभिन्न स्तर की सत्ता के बंटवारे में क्या होनी चाहिए, उनकी सहमति जरूरी होना चाहिए, ठीक है। इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। दूसरा, इनके ऊपर एक दूसरे पर पूरा भरोसा होना चाहिए। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे, वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। मतलब जिस चीज को वो दिया गया वो अपने अधिकार क्षेत्र को उनको स्वयं मानना पड़ेगा। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने का सहमति। जैसा कि ऊपर में वर्णित किया गया था, आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है।
क्या बोला जा रहा है कि केंद्र और विभिन्न राज्य की सरकारों का संघीय सरकार अलग अलग तरह के होते हैं। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भ में हुआ, कि संघ का स्थापना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुआ। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों पर गठित होती है। दो तरीके पर गठित होती है, देखते हैं। पहला तरीका है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। तो दो या अधिक राष्ट्रों को एक साथ वो गठित करता है, तो वो पहला हुआ। ठीक है, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं। मतलब संप्रभुता मतलब दोनों अपने एक दूसरे की शक्ति को एक साथ करते हैं। ठीक है, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं वो, और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। मतलब उनको अपनी खुशहाली और सुरक्षा का अधिकार है कि वो अपना खुद का सुरक्षा करे। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, मतलब इत्यादि। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को सामना अधिक होता है। मतलब इनके बीच प्रांतों का अधिकार होता है। मतलब प्रांत ये जो मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इसमें संघीय व्यवस्था के बदले प्रांतों का अधिकार उनमें ज्यादा होता है। ठीक है, सामना अधिक होता है और वे केंद्र के बरकस ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो केंद्र से ज्यादा ताकतवर होते हैं। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्र सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। क्या बोला जा रहा है कि किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन करने में राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। ठीक, उसके बाद है बंटवारा करता भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है, विविधता का उदाहरण बोला जा रहा है। ठीक है, इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर हुआ करती है। कौन कौन बोला जा रहा है? इस दूसरी श्रेणी वाले व्यवस्था में राज्यों के बरकस मतलब राज्य के बदले वो केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है। ठीक है, अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। विभिन्न राज्यों को उनमें समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। पर विशेष स्थिति में क्या बोला जा रहा है कि प्रांत को विशेष अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है भारत में संघीय व्यवस्था। ठीक, हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपनी यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती है। हमने देखा था कि बेल्जियम अपनी विविधता को संभालते वो निपुण रहा, लेकिन श्रीलंका उसमें असंभव रहता है। ठीक है, तो सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितनी मुश्किल होगी। ठीक है, वो काम कितना मुश्किल हो सकता है। यहाँ बहुत सी भाषाएं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। भारत में बहुत सारे धर्में, भाषाएं और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? बोला जा रहा है कि हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है। तो आइए समझते हैं। आइए संविधान से ही शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। मतलब बहुत ही दुखद, बहुत ही दुख, और बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ही दुखद और रक्त रंजित मतलब खून से लिपटा हुआ विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। ठीक है, आजाद के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गया। मतलब लुप्त हो गए। ठीक है, भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया। भारतीय संविधान ने भारत को क्या घोषित किया? राज्यों का संघ घोषित किया। ठीक है, इसमें संघ शब्द नहीं आया,
पर भारतीय संघ की गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ है। तो बोला जा रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था का सिद्धांत पर ही उनका गठन किया गया है। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होता है। भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर ही इनका लागू होता है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 संघीय सरकार का प्रावधान किया है। संघ सरकार या हम किसी केंद्र सरकार कहते हैं या हम इसे केंद्र सरकार भी कहते हैं, और राज्य सरकार, मतलब पहला हुआ केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरी भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। केंद्र सरकार को राज्य सरकार का भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व मतलब प्रतिनिधि का कार्य करना था। ठीक है। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। तीसरा स्तर क्या बोला जा रहा है? नगर पालिकाओं को तीसरा स्तर बोला जा रहा है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा क्या जोड़ा गया? नगर पालिकाओं को जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपनी यहाँ भी 3 स्तरों की शासन व्यवस्था के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। हम लोग के भारत में भी ऐसे ही 3 क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधियां अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 3 सूचियों में बांटा गया है। पहला सूची है संघीय सूची। संघीय सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। संघीय सूची में क्या क्या सम्मिलित है? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है पूरे देश के लिए। ठीक है। इसी कारण इस विषयों को संघ सूची में डाला गया है, इसलिए इन्हें संघ सूची में रखा गया। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। किनको सौंपा गया है? केंद्र सरकार को इनके बीच कानून बनाने का। दूसरा हम लोग सूची पढ़ते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और संचार जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। ठीक है। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकता है। राज्य सूची में कौन इनका कानून किनके हाथ में है? उनके खुद के हाथ में है, राज्य सरकार में ही है। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारें की साझा दिलचस्पी में आते हैं। जो केंद्र सरकार की दिलचस्पी में आता है वही समवर्ती सूची में ही आता है। ठीक है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है। किसको बोला जा रहा है? समवर्ती सूची के कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को है, दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। मतलब इन समवर्ती सूची में इनके कानून बनाने का अधिकार दोनों के है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन उन दोनों के बीच जब टकराव होता है तो केंद्र सरकार को ही महत्व दिया जाता है। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से कुछ सूची में नहीं आते हैं, मतलब इन जो सूचियों में जो नहीं आ पाया है उनके बारे में बोला जा रहा है कि उनका क्या होता है। फिर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनाने के बाद आए हैं। जाहिर सी बात है कि ये संविधान बनाने के बाद आया तो इनको किन के सूचियों में रखा जाएगा? हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। मतलब बाकी जितनी भी सूचियां जो बच जाती है वो केंद्र सरकार में चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघ व्यवस्था में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। हर एक इकाई को बराबर इकाई नहीं मिलता है, हमने खुद देखा था। ठीक है। ऊपर वाली सभी सूचियों में व्यवस्थित हमने खुद देख लिया था। ठीक।
भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है कि जिसका अपना सिद्धांत है। जिस समय ये बुक बना था उस समय जम्मू कश्मीर में उनका अपना सिद्धांत चलता था, लेकिन अभी करंट में ऐसा कुछ नहीं है। उनके संविधान को तोड़ दिया गया था और वो भी हमारे भारत जैसे ही राज्य कहलाते हैं। ठीक, इस राज्य में विधानसभा का अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान के प्रावधानों को वहां पे लागू पहले नहीं किया जाता था, लेकिन अभी के बाद से वहां पे लागू किया जा रहा है। ठीक है, इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकते थे। बोला जा रहा है यहाँ पे कि पहले के मुताबिक यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोई भी मकान नहीं खरीद सकता था, कोई भी वहां के भारतीय निवासी नहीं कहलाता था। लेकिन अभी के मामले में वहां पे हम जमीन भी खरीद सकते हैं, वहां के हम नागरिक भी बन सकते हैं और वहां पे भारतीय ही संविधान की व्यवस्था निर्धारित है। ठीक है, असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को उनकी बहुत सारी इकाइयों में बहुत कम ही अधिकार दिया गया है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे इलाके हैं जिनके उनके छोटे आकार होने के कारण वहां पे प्रांतीय सरकारें नहीं बन सकती है। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत से विलीन करना भी संभव नहीं है। मतलब बोला जा रहा है कि मौजूदा जो अगल बगल उन छोटे प्रांतों में भी उन्हें नहीं मिलाया जा सकता। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश का राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। किनको बोला गया है? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं है। इन क्षेत्रों में राज्य वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। इनके शासन चलाने का अधिकार किनको प्राप्त है? केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। मतलब बोला जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान के बुनियादी बात है। मतलब ये पूरे गर्व की बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। इनके बीच बंटवारा करना एकदम आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकते। अकेले संसद इसमें बदलाव नहीं कर सकते। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के मंजूर किया जाना होता है। मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ पे सत्ता का बंटवारा करने के लिए संसद को सारे सदनों में उन बंटवारे का व्याख्या करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होगा। सारे सदनों से उनको 2/3 बहुमत चाहिए होगा, तभी सत्ता बंटवारा किया जाएगा। फिर कम से कम आधे राज्यों को विधानसभाओं में इसे मंजूर करवाना होता है। और फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है कि सभी संसदों में जब वो 2/3 बहुमत पा लेते हैं हम लोग, तो फिर वो विधानसभा में, वो पूरे देश के आधे राज्यों में विधानसभाओं में वो मंजूर करवाना पड़ता है। ठीक है, संविधान प्रावधानों और कानूनों के संविधान प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख के न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्रियान्वयन मतलब क्या होता है? कार्यों की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यों की देखरेख कौन करता है? न्यायपालिका देखरेख करता है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई भी जो विवाद होता है वो कहाँ होता है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की
उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लेने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। यहाँ पे बोला जा रहा है सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। इसमें बोला गया है कि कर वसूलने और संसाधन जमा करने, हमारे राज्यों में संसाधन जमा करने के लिए कि किनको अधिकार दिया गया है, केंद्र और राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इस बीच जितना हम लोग टॉपिक मेन टॉपिक है उसको आप अंडरलाइन कीजिए और उसको समझिए, इसको दोबारा पढ़िएगा। जो चीज ना समझ में आए सर जी से पूछ लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।